Hello everyone. So today we are starting with chapter number 1 of class 10th NCERT book Chemical Reactions and Equations. So to give you an overview of what we are going to study in this chapter. So first of all हम chemical reactions क्या होते हैं इसके थोड़ी सी बेसिक्स को समझेंगे. उसके बाद फिर chemical equations क्या होते हैं ये देखेंगे. देन केमिकल इक्वेशंस को हम बैलेंस कैसे करते हैं जो कि इस चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है उसको पढ़ेंगे. एंड देन द टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस पढ़ेंगे जो कि 5 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस होते हैं. ओके, सो स्टार्टिंग विद द चैप्टर, सबसे पहले वी हैव टू कंसिडर सम सिचुएशंस जो कि हमारी डेली लाइफ में होते हैं जहाँ पे कि हम केमिकल रिएक्शंस को होते हुए देख सकते हैं. ओके, सो फर्स्ट इज़ कि व्हेन मिल्क इज़ लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर्स. ओके, तो गर्मियों में अगर हम मिल्क को ऐसे ही ओपन में छोड़ देंगे तो क्या होता है कि मिल्क जो है वो थोड़ा थिक हो जाता है. ओके, सो मिल्क इज़ नॉट ड्रिंकेबल. ओके, बिकॉज सम रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस जिसने कि मिल्क की क्वालिटी को ख़राब कर दिया है. ओके, देन नेक्स्ट इज़ अगर कोई आयरन तवा, पैन या फिर नेल, यानी कि जो हमारा आयरन नेल होता है विच वी यूज़ इन आवर होम, वो उनको अगर हम ऐसे ह्यूमिड एटमॉस्फेयर यानी कि थोड़ा सा पानी में छोड़ दें तो क्या होता है कि इनमें एक ब्राउन सा लेयर जम जाता है. ओके, सो दिस इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल रिएक्शन. उसके बाद ग्रेप्स फर्मेंट होते हैं, तो वी ऑल नो कि ग्रेप्स फर्मेंट होने के बाद अल्कोहल बनते हैं. तो वो अल्कोहल इसलिए बनता है क्योंकि उसमें केमिकल रिएक्शन हुआ है. देन फूड इज़ कुक्ड. ओके, फूड जब हम लेते हैं इनिशियली तो वो कुछ और ही होता है, कुक होने के बाद वो थोड़ा टेस्टी हो जाता है. तो बिकॉज ऑफ द केमिकल रिएक्शंस दैट हैव टेकन प्लेस. एंड वी ऑल नो कि जो हमारे बॉडी में फूड डाइजेस्ट होता है वो HCl की वजह से होता है. ओके, सो यहाँ पे भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं. एंड वी रेस्पायर, यानी कि हम जो रेस्पिरेशन करते हैं जिसमें कि हम ऑक्सीजन लेते हैं, हमारे बॉडी में जो ग्लूकोज बना होता है उन दोनों का रिएक्शन होता है जिससे हमें एनर्जी मिलती है. ओके, सो दीज वर सम डेली लाइफ सिचुएशंस जहाँ पे केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं. तो अभी इन सारे सिचुएशंस में हमने देखा कि जो नेचर एंड आइडेंटिटी ऑफ द इनिशियल सब्सटेंस है वो चेंज हो गया है. ओके, तो हम यहाँ से जान सकते हैं कि जब भी एक केमिकल चेंज होता है ना किसी प्रोडक्ट का, तब जाके हम कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुआ है. ओके, 1.1 विच इज़ वेरी बेसिक एग्जाम्पल ऑफ केमिकल रिएक्शन. तो यहाँ पे हमें क्या लेना है, मैग्नीशियम रिबन लेना है और उसे हमें रब कर लेना है सैंड पेपर से, क्योंकि मैग्नीशियम रिबन अगर ओपन में रह जाता है तो उसमें ऑक्सीजन का एक लेयर जमा हो जाता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है. तो उस ऑक्सीजन के लेयर को हमें हटाना है सो दैट कि मैग्नीशियम रिबन बर्न हो सके. ओके, अगर हम इस तरीके से रब नहीं करेंगे तो शायद हमारा मैग्नीशियम रिबन बर्न नहीं होगा. ओके, तो हम इसको ऐसे टोंग की हेल्प से इसको होल्ड कर लेंगे एंड देन एक बर्नर में हम ले जाके इसे बर्न करेंगे. तो व्हेन वी बर्न ऑक्सीजन तो हमें ये वाइट कलर का सब्सटेंस मिल रहा है. ओके, वाइट पाउडर सब्सटेंस जो कि है मैग्नीशियम ऑक्साइड. ओके, सो ये बहुत इम्पॉर्टेंट हमारा एक्टिविटी है एंड इसकी हम ये लिख लेते हैं रिएक्शन को. तो Mg+O2 गिव्स 2MgO. ओके, तो ये बैलेंस नहीं है तो हम यहाँ पे 2 लगा देंगे तो ये बैलेंस हो जाएगा. तो ये इसका रिएक्शन है. एंड व्हाट हैव बी ऑब्जर्व्ड इन दिस रिएक्शन. ओके, तो हमने ये ऑब्ज़र्व किया कि जो मैग्नीशियम रिबन है वो बर्न करता है विद अ डार्जलिंग वाइट फ्लेम. ओके, जनरली जो फ्लेम होता है वो रेड होता है. ओके, बट यहाँ पे ये वाइट फ्लेम से बर्न हो रहा है और वाइट पाउडर में चेंज हो जा रहा है. ओके, तो ये जो पाउडर है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड है. ओके, सो अब हम नेक्स्ट एक्टिविटी देखते हैं 1.2. तो यहाँ पे हमें क्या लेना है, लेड नाइट्रेट लेना है सोल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब. फिर उसके बाद पोटेशियम आयोडाइड लेना है. ओके, तो अभी हम इसका लेड नाइट्रेट का हमारा क्या होगा, लेड इज़ Pb और नाइट्रेट के लिए NO3. ओके, एंड होल ट्वाइस. ओके, फिर उसके बाद पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम का होता है हमारा सिंबल K एंड आयोडाइड का I. सो Ki गिव्स अस PbI2 plus 2KNO3. ओके, सो दिस इज़ द प्रोडक्ट दैट वी गेट. अब यहाँ पे जो हमें चीज़ें ऑब्ज़र्व करनी है इस एक्टिविटी में वो ये है कि ये दोनों कलरलेस हैं. ओके,
दोनों ही कलरलेस हैं, लेड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड। बट ये जो हमारा लेड आयोडाइड बन रहा है ना, दिस इज़ लेड आयोडाइड, ये येलो कलर का होता है, ओके, एंड दिस इज़ अगेन कलरलेस। पोटेशियम नाइट्रेट इज़ कलरलेस, ओके। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट हमारा एक रिएक्शन है, इस पे बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ओके। बेसिकली इसके ऑब्जर्वेशन पे पूछा जाता है कि क्या प्रोडक्ट हमें मिलता है एंड उसका क्या कलर है, एंड इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस हमारे नेक्स्ट के सेक्शन में भी बने हुए हैं जो कि डबल डिस्प्लेसमेंट है, ओके। तो उस वाले सेक्शन में भी हमारा इस वाले रिएक्शन के ऊपर क्वेश्चन बना हुआ है, तो वहाँ पे भी हम देखेंगे, फिर अच्छे से समझेंगे। देन हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी होती है 1.3। तो यहाँ पे हमें क्या लेना है, जिंक ग्रैन्यूल्स लेना है एंड सल्फ्यूरिक एसिड लेना है, ओके। तो इसके लिए ये वाली है कि यहाँ पे हमें क्या दिखाया जा रहा है, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस, ओके। तो जब एक केमिकल रिएक्शन होता है ना, तो गैस भी इवॉल्व होता है, ओके। यहाँ पे हमें ये दिखाया जा रहा है। अब यहाँ पे क्या था कि हमें चेंज इन कलर दिखाया जा रहा था, ओके। कलरलेस से येलो में कन्वर्ट हुआ, ओके। सो चेंज इन कलर दिखाया जा रहा था। यहाँ पे हमें गैस का इवोल्यूशन दिखाया जा रहा है कि जब हम जिंक ग्रैन्यूल्स प्लस डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन करवाते हैं तो हमें H2 गैस मिलता है, ओके। सो अब इसका अगर हम रिएक्शन लिख लें तो Zn प्लस H2SO4 gives ZnSO4 plus H2, okay। So this is the reaction for this experiment। जितनी भी हम लोगों ने अभी एक्टिविटी की उसमें हम लोगों ने कुछ चीज़ों को ऑब्ज़र्व किया है। तो इन 4 चीज़ों को हम लोगों ने ऑब्ज़र्व किया है कि जब भी एक केमिकल रिएक्शन होता है तो या तो चेंज इन स्टेट होगा, चेंज इन कलर होगा, गैस इवॉल्व होगा या फिर टेम्परेचर चेंज होगा। तो यहाँ पे जब ये एक्सपेरिमेंट हो रहा है ना, तो अगर हम इसके बॉटम ऑफ द सरफेस को अगर छुएंगे तो ये थोड़ा सा हॉट होगा, ओके। तो यहाँ पे ये भी चीज़ दी हुई है कि टच द टेस्ट ट्यूब, इज़ देयर एनी चेंज इन टेम्परेचर, तो येस, ठीक है, इट इज़ लिटिल हॉट, ओके। सो ये सारी जो भी हम अपने अराउंड चेंजेस देखते हैं ना, उनमें लार्ज वैरायटी ऑफ केमिकल रिएक्शंस होता है, ओके। सो अब हम इस चैप्टर की शुरुआत करेंगे फर्स्ट टॉपिक से, विच इज़ केमिकल इक्वेशंस, ओके। तो केमिकल इक्वेशंस क्या होता है कि अभी जो हम लोगों ने एक्टिविटी किया वहाँ पे मैं बोल रही थी कि वी आर टेकिंग मैग्नीशियम रिबन एंड देन बर्निंग इट इन ऑक्सीजन, देन इट गेट्स कन्वर्टेड टू मैग्नीशियम ऑक्साइड, ओके। सो दिस इज़ इन वर्ड फॉर्मेट, ओके। तो हमें केमिकल रिएक्शन को हमेशा फार्मूला में लिखना होता है, ओके। ये वर्ड इक्वेशन है, हम इसका फार्मूला में लिखेंगे, ओके। तो उनको ही हम केमिकल इक्वेशंस बोलते हैं जब हम इनको शॉर्टर वे में रिप्रेजेंट करते हैं, ओके। सो इंस्टेड ऑफ वर्ड्स वी आर रिप्रेजेंटिंग इट इन केमिकल फार्मूला। तो जो मैग्नीशियम है उसका फार्मूला है Mg एंड ऑक्सीजन का है O2 एंड दिस गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड, ओके। तो ये एक बेसिक हमारा केमिकल इक्वेशन है। एंड यहाँ पे जो लेफ़्ट साइड में है दिस इज़ रिएक्टेंट्स, ओके। एंड जो भी हमें राइट साइड में मिलता है ये प्रोडक्ट है, ओके। सो दिस इज़ ऑल्सो LHS एंड दिस इज़ RHS। तो जो भी LHS में होता है वो हमारा रिएक्टेंट है और जो भी हमारा RHS में होता है वो प्रोडक्ट है, ओके। तो अब हम यहाँ पे हमेशा जब भी एक केमिकल इक्वेशन लिखते हैं ना, तो हम क्या करते हैं कि हमेशा काउंट एंड कंपेयर करते हैं द नंबर ऑफ़ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट, ठीक है। RHS में कितना है और LHS में कितना है, ठीक है। एक एलिमेंट के कितने एटम्स हैं उनको हम हमेशा काउंट करेंगे। तो क्या दोनों साइड में सेम है, अगर सेम नहीं होंगे तो वो बैलेंस्ड नहीं है इक्वेशन, ओके। एंड अगर सेम होंगे तो वो इक्वेशन बैलेंस्ड है। तो जैसे अब हम यहाँ पे Mg का देखते हैं तो Mg का यहाँ पे 1 है, ओके। नंबर ऑफ़ एटम यहाँ पे भी 1 है तो ये बैलेंस्ड है। बट O2 का यहाँ पे 2 है, पर RHS में O2 तो सिर्फ 1 है, ऑक्सीजन सिर्फ 1 है, पर LHS में 2 है, ओके। 2 एटम्स हैं उसके। तो ये अनबैलेंस्ड इक्वेशन है, ओके। तो जो इस तरीके की अनबैलेंस्ड इक्वेशन होती है ना, उनको हम स्केलेटल केमिकल इक्वेशन बोलते हैं, ओके। अब हम देखेंगे कि हम केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस कैसे करते हैं और क्यों हमें ज़रूरी है कि हम केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करें, ठीक है। तो क्योंकि हम लोगों ने क्लास 9th में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन, ओके। तो मास को ना हम
क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, इसीलिए हम हमेशा उनको बैलेंस करते हैं। ओके, तो हमेशा जो भी टोटल मास ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट है ना प्रोडक्ट में ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, वो हमेशा इक्वल होना चाहिए टू द टोटल मास ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द रिएक्टेंट्स। ओके, सो टोटल मास ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन प्रोडक्ट is equal to total mass of elements in reactants। ओके, ये होना चाहिए हमेशा, इसीलिए हम एक केमिकल रिएक्शन को केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। ओके, सो ये एक एग्जांपल लिया गया है ZnH2SO4 का, दिस इज़ ऑलरेडी बैलेंस्ड। ओके, तो हम उस एग्जांपल से समझेंगे जो कि बैलेंस्ड नहीं है, जैसे कि ये वाला आयरन Fe प्लस हाइड्रोजन यानी वाटर गिव्स फेरिक ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। ओके, तो हम देखेंगे कि हम इसको कैसे बैलेंस करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं ना कि सारे एलिमेंट्स को लिख लेते हैं जो भी प्रेजेंट है हमारे इक्वेशन में। उसके बाद हम लिखते हैं नंबर ऑफ एटम्स, ओके, इन LHS एंड RHS। तो हम यहाँ पे पहले लिखेंगे तो Fe है हमारा, फिर LHS में हमारा Fe कितना है 1 है, और RHS में Fe 3 है। ओके, उसके बाद फिर जो हमारा दूसरा एलिमेंट है वो है हाइड्रोजन, तो LHS में कितना है हाइड्रोजन 2 है, एंड RHS में भी 2 है। ओके, एंड ऑक्सीजन हमारा LHS में 1 है एंड RHS में 4 है। तो ये चीज़ हम लोगों ने कर लिया। ओके, तो हम इस तरीके से पहले तो ये ऐसे बॉक्सेस में लिख लेते हैं सारे को। उसके बाद फिर हम नंबर ऑफ़ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स लिखते हैं LHS एंड RHS करके। ओके, उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अपने कन्वीनियंस के लिए हम हमेशा उस कंपाउंड के साथ शुरू करते हैं जिसमें कि मैक्सिमम नंबर ऑफ़ एटम्स होते हैं। ओके, हमेशा उस कंपाउंड को लेंगे जिनमें मैक्सिमम नंबर ऑफ़ एटम्स है। तो यहाँ पे जैसे Fe3O4 इसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ़ एटम्स है, तो हम इससे शुरू करेंगे। तो पहले Fe को देखेंगे कि Fe कितना है, तो Fe LHS में 1 है बट RHS में 3 है, तो हम Fe को बैलेंस करेंगे। तो Fe के लिए हम यहाँ पे LHS में 3 लगा रहे हैं। ओके, तो जब हम LHS में 3 लगाएंगे तो यहाँ पे 3 लिख देंगे आगे में, और हम हमेशा आगे में लिखते हैं 3। ओके, हम कभी भी ऐसे बेस में यहाँ पे ऐसे Fe3 ऐसे नहीं करते, हम हमेशा 3Fe हमेशा आगे की तरफ लिखते हैं। ओके, सो यहाँ पे हम 3 लगा देंगे, तो अब मेरा Fe बैलेंस हो गया 3 3। उसके बाद हाइड्रोजन ऑलरेडी बैलेंस है, पर अब हम इसको देख रहे थे। ओके, इस वाले कंपाउंड को देख रहे थे, तो Fe हो गया, फिर अब 4, ऑक्सीजन 4 है, तो यहाँ पे हम इंटू 4 करेंगे। ओके, तो LHS में अगर हम ऑक्सीजन के आगे 4 लगाते हैं ऐसे, तो ऑक्सीजन तो 4 हो गया, पर अब मेरा जो हाइड्रोजन है यहाँ पे इसके साथ भी 4 आ गया। ओके, तो यानी कि हाइड्रोजन मेरा 8 बन गया। तो अब हम इसके राइट साइड RHS में जाके हाइड्रोजन का भी चेंज कर देंगे, तो यहाँ पे हम 4 लगा देंगे, तो ये भी 8 हो जाएगा और ये भी 8 हो जाएगा इंटू 4। सो नाउ दिस इज़ अ बैलेंस्ड इक्वेशन। ओके, सो 3Fe प्लस 4H2O गिव्स Fe3O4 प्लस 4H2। सो नाउ दिस इज़ अ बैलेंस्ड इक्वेशन। तो इस तरीके से हम बैलेंसिंग करते हैं। फिर नेक्स्ट जो है हमारा वो ये है कि हमें हमेशा फ़िज़िकल स्टेट्स जो भी होता है, फ़िज़िकल स्टेट्स यानी कि सॉलिड, लिक्विड या फिर गैस, ओके, जो भी जिस तरीके से भी हमारा प्रेजेंट है प्रोडक्ट या फिर रिएक्टेंट, तो उसके हम फिज़िकल स्टेट के सिंबल को लिखेंगे। जैसे सॉलिड के लिए S, लिक्विड के लिए L एंड गैस के लिए G, और एक एक्वस भी होता है तो AQ लिखते हैं हम एक्वस सॉल्यूशन के लिए। तो यहाँ पे Fe सॉलिड में है, H2O गैस यानी कि स्टीम में है, फेरिक ऑक्साइड फिर सॉलिड मिला एंड H2 गैस। ओके, तो ये भी हमें इंडिकेट कर देना चाहिए। फिर उसके बाद कभी कभी जो रिएक्शन होते हैं वो एक कुछ स्पेसिफिक टेम्परेचर या फिर प्रेशर में होते हैं, ठीक है, या उनमें कुछ कैटलिस्ट यूज़ किया जाता है, तो वो भी हमें मेंशन करना होता है। जैसे यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, ये दोनों मिलके एक स्पेसिफिक प्रेशर में मिलके हमें मिथेनॉल देते हैं। ओके, उसी तरीके से अभी ये कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और क्लोरोफिल यानी कि फोटोसिंथेसिस में
ग्लूकोज देते हैं, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। ओके, तो यहाँ पे इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल हो रहा है, तो इसको हम एरो के ऊपर मेंशन कर देते हैं। ओके, सो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में हमारा सबसे पहले आता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ओके, तो अभी क्लास 9th में हम लोगों ने पढ़ा था कि जब भी एक केमिकल रिएक्शन होता है तो एटम्स ऑफ वन एलिमेंट दूसरे में चेंज नहीं होते हैं। ओके, एंड उसके बाद फिर ना ही एटम्स कहीं से डिसअपियर कर जाएंगे। ओके, तो ऐसा नहीं होगा कि अगर हम इस साइड में ऐसे H2O ले रहे हैं तो इस साइड ये हट जाएगा कि ये H2O इधर भी प्रेजेंट होगा। ओके, सो कॉम्बिनेशन रिएक्शन, तो कॉम्बिनेशन का मतलब होता है किसी दो चीज़ को कंबाइन करना। ओके, किसी दो चीज़ को मिलाना। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हमेशा कोई दो चीज़ें मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएगी। ओके, तो यहाँ पे अभी हम ये वाली एक्टिविटी देखते हैं कि हमें कुछ एक स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड लेना है, या फिर कैल्शियम ऑक्साइड CaO, जिसको कि हम क्विक लाइम भी बोलते हैं, तो क्विक लाइम लेंगे। अब इसमें धीरे धीरे से हम वाटर ऐड करेंगे। तो जब हम वाटर ऐड करेंगे ना तो ये बहुत गर्म होने लगेगा। ओके, तो डू यू फील एनी चेंज इन टेम्परेचर? तो येस। ओके, तो यहाँ पे इसको हम कैल्शियम ऑक्साइड को क्विक लाइम भी बोलते हैं। फिर कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर मिलके हमें स्लेक्ड लाइम या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड देता है। ओके, तो CaOH2 स्लेक्ड लाइम है एंड हीट मिलता है हमें। ठीक है, एक लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इसमें रिलीज होता है। ओके, तो ये रिएक्शन इन विच अ सिंगल प्रोडक्ट इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम 2 और मोर रिएक्टेंट्स इज़ नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और इसके एग्जाम्पल में हम ये लिख सकते हैं कि calcium oxide and water combine to form a single product, calcium hydroxide। उसके बाद फिर यहाँ पे है कि एक solution of slaked lime यानी कि CaOH2। ओके, CaOH2 is produced by the reaction is used for white washing। ठीक है, इसको हम यूज़ करते हैं for white washing। ओके, तो वाइट वॉशिंग ऑन द वॉल्स। तो यहाँ पे क्या होता है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है स्लेक्ड लाइम, वो धीरे धीरे जो एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसके साथ रिएक्ट करता है और कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है वॉल्स पे। तो ये जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है वो 2 से 3 दिनों में बन जाता है और एक शाइन आता है वॉल पे। ओके, सो वी सी कि जब हम तुरंत पेंटिंग करते हैं तो उतना शाइन नहीं लगता, लेकिन 2-3 दिनों बाद हमें वॉल्स पे शाइन भी दिखता है। तो इसका जो केमिकल इक्वेशन है वो ये होगा, CaOH2 प्लस CO2 गिव्स कैल्शियम कार्बोनेट प्लस हाइड्रोजन। ओके, तो अभी और कुछ एग्जांपल्स हम देख लेते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन के। तो ये है बर्निंग ऑफ कोल यानी कि कार्बन। ठीक है, एंड बर्निंग मतलब ऑक्सीजन, तो C प्लस O2 गिव्स CO2। उसके बाद फिर जो पानी बनता है फ्रॉम H2 एंड O2, ओके, यानी कि हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस, तो 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2O। ये भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है क्योंकि यहाँ पे 2 रिएक्टेंट्स आर गिविंग अ सिंगल प्रोडक्ट। ओके, तो ये सिंपल टर्म्स में यही कह सकते हैं कि व्हेन 2 और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, सच रिएक्शंस आर नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। ओके, उसके बाद फिर अब हम ये देखेंगे कि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होते हैं। ठीक है, क्योंकि अभी जब हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कर रहे थे कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर की, तो वहाँ पे हीट भी जनरेट हो रहा था। ओके, तो इसीलिए यहाँ पे एक्सोथर्मिक रिएक्शन को भी हमें समझना है, क्योंकि ज़्यादातर जो रिएक्शंस होते हैं उनमें हीट इवॉल्व होता है। ठीक है, तो अभी जो कुछ एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है कि रिएक्शंस इन विच हीट इज़ रिलीज्ड अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। ओके, तो और एग्जांपल देखेंगे हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन का, वो है बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस यानी कि मीथेन CH4 प्लस बर्निंग करवा रहे हैं हम यानी कि ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। ओके, सो दिस गिव्स CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। ओके, तो जब भी हम एक नेचुरल गैस को बर्न करते हैं तो हमें क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है और साथ में वाटर भी मिलता है। ओके, फिर उसके बाद यहाँ पे बोल रहा है कि रेस्पिरेशन वाला जो प्रोसेस है, यानी कि जो हम ऑक्सीजन लेते हैं प्लस हमारे बॉडी के साथ जो ग्लूकोज होता है उसके साथ जो रिएक्शन होता है, तो वो भी एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। सो हाउ वी विल सी, तो हमें ज़िंदा रहने के लिए एनर्जी की ज़रूरत है। ठीक है, अब ये एनर्जी हमें कहाँ से मिलता है, द फूड दैट वी ईट।
तो जब डाइजेशन होता है तो फूड ना कुछ सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन हो जाता है, ठीक है, जैसे कि राइस, पोटैटो, ब्रेड, ये सब में कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। ओके, तो ये सारे कार्बोहाइड्रेट्स ब्रेक डाउन होता है डाइजेशन के वक्त और ग्लूकोज में बदल जाता है। फिर ये जो ग्लूकोज है वो हमारे जो हम ऑक्सीजन लेते हैं, जो हमारी सेल्स ऑफ द बॉडी में प्रेजेंट है, उनके साथ कंबाइन होता है और हमें एनर्जी देता है। ओके, सो इसको हम रेस्पिरेशन प्रोसेस बोलते हैं, इस पूरे को। ओके, तो ये भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। उसके बाद जो थर्ड एग्जांपल है एक्सोथर्मिक का, वो है डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर, यानी कि जो वेजिटेबल मैटर सड़ गल जाते हैं, ख़राब जब हो जाते हैं और वो कंपोस्ट में बदल जाते हैं, तो वो भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, उससे भी हीट निकलता है। सो नेक्स्ट रिएक्शन हमारा है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो यहाँ की जो एक्टिविटी है, इसमें हमें फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स लेना है। अब ये फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स का जो कलर है उसको हमें नोट करना है, तो ये ग्रीन है। ओके, एंड इसे हमें हीट करना है। ओके, सो वी आर हीटिंग हियर। तो जब हम इसको हीट करेंगे तो फिर हम देखेंगे कि क्या ये ग्रीन कलर ऑफ द फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स चेंज हो गया है। तो हाँ, ये चेंज हो गया है। ओके, ये ब्राउन हो जाता है बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फेरिक ऑक्साइड। ये जो बना है फेरिक ऑक्साइड, इसकी वजह से इसका कलर ब्राउन हो जाता है। ओके, तो यहाँ पे हम फेरस सल्फेट ले रहे हैं, यानी कि FeSO4 गिव्स Fe2O3 सल्फर डाइऑक्साइड गैस एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस। ओके, तो यहाँ पे दो चीज़ें हुई है, एक तो कलर चेंज हुआ है, दूसरा इवोल्यूशन ऑफ गैस भी हुआ है। ओके, तो इस वाले से जो क्वेश्चन बनता है वो यही बनेगा कि हमें बता दिया जाएगा कि 2 ग्राम ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स आर हीटिंग इन बॉइलिंग ट्यूब। सो व्हाट आर 2 ऑब्जर्वेशंस। ओके, तो 2 ऑब्जर्वेशन ये होगा कि चेंज इन स्टेट हुआ है, चेंज इन कलर हुआ है एंड इवोल्यूशन ऑफ गैस हुआ है। ओके, एंड विच टाइप ऑफ रिएक्शन इज़ दिस। ओके, तो दिस इज़ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, और इसका आपको केमिकल रिएक्शन लिखने के लिए दिया जाएगा 3 मार्क्स में। ओके, तो 3 पार्ट्स ऑफ द क्वेश्चन एंड 3 मार्क्स, इस तरीके से इस पे क्वेश्चन बनता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन हो जाता है टू गिव सिंपलर प्रोडक्ट्स, तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, वेयर अ सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक्स डाउन इनटू सिंपल प्रोडक्ट। ओके, तो फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स का जो होता है वो FeSO4.7H2O होता है, ठीक है। अब इसमें क्रिस्टल्स हैं, तो इसमें जो है वाटर होगा, तो वो वाटर अभी लूज़ हो जाता है व्हेन वी हीट इट। ओके, एंड कलर भी चेंज हो जाता है। ओके, फेरिक ऑक्साइड की वजह से ये ब्राउन हो जाता है एंड वो डिकम्पोज होता है फेरिक ऑक्साइड में, सल्फर डाइऑक्साइड में और सल्फर ट्राइऑक्साइड में। ओके, सो फेरिक ऑक्साइड जो है वो सॉलिड है एंड दीज 2 आर गैसेस। ओके, तो अब हम डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट भी देखेंगे। जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो भी टूटता है। ओके, तो CaO एंड CO2 बच गया। ओके, सो जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को डिकम्पोज करेंगे तो CaO मिलेगा और CO2 मिलेगा हमें, ठीक है। तो दोनों के ही यूजेस हैं, CaCO3 के भी यूजेस हैं और क्विक लाइम के भी बहुत ज़्यादा यूजेस हैं इंडस्ट्री में। तो इस तरीके से जब डिकम्पोजिशन हीट के प्रेजेंस में होता है तो उसको हम थर्मल डिकम्पोजिशन बोलते हैं। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन पे एक और क्वेश्चन ये भी आता है कि मेंशन 3 टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। ओके, तो पहला हम लिखेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन, व्हेन अ डिकम्पोजिशन इज़ कैरिड आउट इन बाय हीट इट इज़ नोन एज थर्मल डिकम्पोजिशन, एंड इनका कोई भी हम एग्जाम्पल दे सकते हैं। उसके बाद फिर एक और एग्जाम्पल है थर्मल डिकम्पोजिशन का। यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिया है कि लेड नाइट्रेट पाउडर लिया है। ओके, तो उसके बाद हम इसको फ्लेम में ऐसे रख रहे हैं, तो हम यहाँ पे ऑब्ज़र्व करेंगे कि ब्राउन फ्यूम्स ये दिख रहा है, ये ब्राउन कलर का। ओके, ब्राउन, तो इससे ना ब्राउन फ्यूम्स निकलते हैं। ओके, तो ये जो फ्यूम्स हैं ये किसके हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के हैं। ओके, और जो रिएक्शन है वो क्या है, लेड नाइट्रेट, ये होता है PbNO3 होल ट्वाइस, ठीक है। फिर इसको मैंने हीट किया तो लेड ऑक्साइड मिला, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिला एंड ऑक्सीजन मिला। ओके, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट इक्वेशन है, इस पे भी क्वेश्चन आएगा। मे बी इट विल कलर पे आ जाए कि क्या कलर था फ्यूम का, है ना, एंड या फिर इक्वेशन लिखने को आ जाए। उसके बाद फिर अब दूसरा जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है वो है इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर होता है, यानी कि वाटर H2O ब्रेक डाउन होता है इनटू
H2 and O। ओके, तो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में जब ब्रेक डाउन होता है इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। ओके, फिर उसके बाद अब हम यहाँ पे जो थर्ड टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन है वो सनलाइट की वजह से होता है, तो उसको हम फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन बोलते हैं। ओके, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। तो फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन में हम क्या करते हैं कि एक सिल्वर क्लोराइड लेंगे, हम उसको सनलाइट में ऐसे छोड़ देंगे सिल्वर क्लोराइड को। तो सिल्वर क्लोराइड वाइट होता है पहले तो इनिशियली, बट जब हम सनलाइट में उसको छोड़ देते हैं तो वो चेंज कर लेता है अपना कलर इनटू ग्रे। ओके, तो क्योंकि जो सिल्वर क्लोराइड था ना वो ब्रेक डाउन हो गया, टूट गया इनटू सिल्वर एंड क्लोराइड। ओके, एंड इसका ये रिएक्शन है। तो फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन अगर हम लिखेंगे तो यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन अकर्स ड्यू टू द सनलाइट। ओके, एंड ये वाला एग्जांपल दे सकते हैं हम। फिर एक और ये सिल्वर ब्रोमाइड भी सिमिलरली बिहेव करता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। AgBr ले लेंगे और सनलाइट में रख देंगे तो ये AgNBr में टूट जाएगा। ओके, एंड ये जो दो रिएक्शंस है ना इनको ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में भी यूज़ करते हैं। तो ऐसे भी पूछा जा सकता है कि राइट द रिएक्शंस विच आर यूज्ड इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी, सो यू कैन राइट एनी वन ऑफ देम। ओके, एंड उसके बाद फिर इसके साथ ही डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज़ ओवर। एंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन के लिए एनर्जी हम दे सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी। ओके, तो वो रिएक्शंस जहाँ पे कि हीट को या एनर्जी को अब्जॉर्ब किया जाता है उनको हम एंडोथर्मिक रिएक्शंस बोलते हैं। ओके, सो एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक में से डिफरेंस भी पूछा जा सकता है। सो अब हम देखेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इसकी एक्टिविटी के लिए हमें क्या करना है कि 3 आयरन नेल्स लेने हैं और उनको क्लीन कर लेना है ताकि अगर उसमें कुछ भी रस्टिंग वस्टिंग हो तो वो निकल जाए। उसके बाद फिर हम 2 टेस्ट ट्यूब्स लेंगे और उसमें हम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन डालेंगे। ओके, तो इस एक टेस्ट ट्यूब में हम लोग इस तरीके से अपना आयरन नेल डाल देते हैं। ओके, एंड 3 हमें लेना था, एक को अभी हम ऐसे रखे रहेंगे। 2 आयरन नेल्स हम थ्रेड में लगा के फिर इमर्स कर देंगे इन द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। ओके, तो आफ्टर 20 मिनट्स आफ्टर सम टाइम ये आयरन नेल्स को हम बाहर निकालेंगे। ओके, और उसके बाद फिर हम लोगों ने 2 टेस्ट ट्यूब लिया था, दोनों में कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लिया था, बट एक में हम लोगों ने नेल्स नहीं डाले थे। तो जिसमें हम लोगों ने डाला था ना नेल्स, उसका ये कलर है और ये विदाउट नेल्स वाला है। ओके, सो वी हैव टू ऑब्ज़र्व द कलर, ठीक है, कि किस तरीके से कलर भी चेंज हो रहा है कॉपर सल्फेट का। ओके, एंड फिर हम आयरन नेल को भी देखेंगे कि जो आयरन नेल हम लोगों ने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से निकाला वो कैसा है, एंड एक जो हम लोगों ने अलग करके रखा था कंपैरिजन के लिए वो कैसा है। ओके, तो यहाँ पे ये जो आयरन नेल है वो ब्राउनिश कलर क्यों हो जाता है और जो ब्लू कलर है वो फेड क्यों होता है। 2 चीज़ें होती है, एक तो आयरन नेल ब्राउनिश हो रहा है और ब्लू कलर ऑफ द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन फेड हो रहा है। ओके, तो ये क्यों हो रहा है ये भी देखेंगे, उससे पहले हम इसका केमिकल रिएक्शन देख लेते हैं। ओके, तो ये जो अभी हम लोगों ने एक्टिविटी किया इसका हम पहले केमिकल रिएक्शन देख लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम आयरन ले रहे हैं, ओके, एंड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ले रहे हैं, तो जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा वो होगा FeSO4 NCU। ओके, तो ये जो Fe है ये इसके साथ चला जा रहा है एंड कॉपर अलग हो जा रहा है। ओके, तो इसमें आयरन ने क्या किया कि कॉपर को यहाँ से हटा दिया। ओके, क्योंकि SO4 के साथ Fe ऐड हो गया तो आयरन ने कॉपर को हटा दिया, ठीक है, डिस्प्लेस कर दिया उसको। ओके, तो इसी को ही हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। उसके बाद और जो एग्जांपल्स हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के वो ये हैं Zn और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में हम लोगों ने फिर से लिया तो ये Zn इस Cu को हटा के खुद अटैच हो जाएगा SO4 के साथ। ओके, तो ZnSO4 प्लस कॉपर। उसके बाद फिर जो लेड है, लेड वो कॉपर क्लोराइड के साथ रिएक्ट करेगा और लेड क्लोराइड बना देगा, तो यहाँ पे भी लेड ने कॉपर को हटा दिया। ओके, तो ये क्यों हो रहा है, ओके, ये डिस्प्लेस क्यों हो जा रहा है, कॉपर बार बार डिस्प्लेस हो जा रहा है,
तो क्यों हो रहा है? क्योंकि जिंक एंड लेड जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है देन कॉपर। ओके, तो ये एलिमेंट्स की पूरी रिएक्टिविटी सीरीज़ है जो कि हम मेटल एंड नॉन मेटल वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। पर अभी यहाँ पे बस हमें याद रखना है कि आयरन, जिंक एंड पीबी, ठीक है, ये सब कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है एंड इसीलिए ये हर बार कॉपर को डिस्प्लेस कर दे रहे हैं, ठीक है, उसके कंपाउंड्स के से। ओके, सो नेक्स्ट है हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो यहाँ पे हम क्या लेंगे? सोडियम सल्फेट लेंगे एंड एक दूसरे बीकर में हम बेरियम क्लोराइड लेंगे। ओके, तो यहाँ पे भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये दो इस तरीके से बना दिए जाएंगे और ये नहीं लिखा होगा कि ये बेरियम क्लोराइड का सोल्यूशन है और सोडियम सल्फेट का सोल्यूशन है एंड यू विल बी आस्क्ड टू आइडेंटिफाई, ओके, कि क्या इसमें क्या है, इस वाले टेस्ट ट्यूब में क्या है एंड इस टेस्ट ट्यूब में क्या है। तो इसमें सब सोडियम सल्फेट है एंड इसमें बेरियम क्लोराइड है। ओके, जहाँ पे ये ऐसा वाइट वाइट सा दिख रहा है ये बेरियम क्लोराइड है इसमें। ओके, और इसमें ऐड हो रहा है सोडियम सल्फेट, ऐड हो रहा है। तो ये दो हम लोगों ने ले लिया। अब हम देखेंगे कि हम क्या ऑब्ज़र्व कर रहे हैं इस एक्टिविटी में। तो हम ये ऑब्ज़र्व करेंगे कि एक वाइट सब्सटेंस जो कि पानी में घुला हुआ नहीं है वो फॉर्म हुआ है। ओके, ये वाइट है एंड दिस इज़ नॉट सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है, इनसॉल्युबल इन वाटर, सो दिस सब्सटेंस इज़ फॉर्म्ड। तो ये जो इनसॉल्युबल सब्सटेंस है इसको हम क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेट बोलते हैं। ओके, दिस इज़ कॉल्ड एज प्रेसिपिटेट विच इज़ नॉट डिज़ोल्व्ड इन वाटर, ठीक है। तो वो सारे रिएक्शन जहाँ पे कि प्रेसिपिटेट बनते हैं उनको हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं। तो ये भी क्वेश्चन में पूछा जाता है, व्हाट इज़ अ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन? सो ऑल दोज रिएक्शन इन विच अ प्रेसिपिटेट इज़ फॉर्म्ड, एंड उसमें हम ये एग्जाम्पल देंगे। ओके, सो पहले हम लोगों ने सोडियम सल्फेट लिया, फिर बेरियम क्लोराइड लिया। तो अब क्या हो रहा है कि ये जो Na है ये इसके साथ चला जा रहा है एंड ये Ba इसके साथ आ जा रहा है। ओके, सो BaSO4 एंड 2 NaCl। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दो बार चीज़ें डिस्प्लेस हो रही है। ओके, अब ये डिस्प्लेसमेंट दो बार क्यों हो रहा है? क्योंकि जो वाइट प्रेसिपिटेट है मेरा BaSO4 का, ये भी पूछा जाएगा कि कौन सा प्रेसिपिटेट बना है उसके बारे में भी बताओ। तो बेरियम सल्फेट का प्रेसिपिटेट बना है यहाँ पे। ओके, तो ये क्यों बना है? आयन्स के एक्सचेंज से बना है। ओके, बेरियम के पास पॉजिटिव चार्ज है एंड सल्फेट के पास नेगेटिव चार्ज है। ओके, ये दोनों मिलके फिर आयन बना ले रहे हैं। ओके, सो जो प्रोडक्ट बना है सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन में ही है ये सोडियम क्लोराइड। तो सच अ रिएक्शन इन विच देयर इज़ एन एक्सचेंज ऑफ आयन्स बिटवीन द रिएक्टेंट्स आर कॉल्ड एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, सो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की यही डेफिनेशन होगी कि दैट रिएक्शन इन विच देयर इज़ एन एक्सचेंज ऑफ आयन्स बिटवीन द रिएक्टेंट्स। ओके, उसके बाद फिर यहाँ पे ये जो हमारा लेड नाइट्रेट वाला जो एक्टिविटी था उस पर फिर से यहाँ पे क्वेश्चन बना हुआ है क्योंकि इसमें भी डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। ओके, सो व्हाट वाज द कलर ऑफ द प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड? आई टोल्ड यू ऑलरेडी कि वहाँ पे भी प्रेसिपिटेट बना था एंड उस वाले कलर जो था वो प्रेसिपिटेट का वो येलो था। एंड कौन सा कंपाउंड बना था प्रेसिपिटेट? तो लेड आयोडाइड। ओके, ये बना था। इसके लिए हम बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन लिख चुके हैं। इज़ दिस ऑल्सो डबल डिस्प्लेसमेंट? तो येस। सो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता क्या है। तो यहाँ पे लास्ट में लिखा हुआ है कि इफ़ अ सब्सटेंस गेन्स ऑक्सीजन या फिर हाइड्रोजन को लूज़ करता है किसी रिएक्शन के दौरान तो वो ऑक्सीडाइज्ड होता है। और अगर कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन को लूज़ कर रहा है पर हाइड्रोजन को गेन कर रहा है तो वो रिड्यूस्ड होता है। ओके, तो अभी हम देखते हैं। ऑक्सीडेशन मीन्स ऑक्सीजन गेन कर रहा है या फिर हाइड्रोजन लूज़ कर रहा है। ओके, तो यहाँ पे हम एक चाइना डिश में कॉपर पाउडर को हीट करेंगे। ओके, एंड उसकी ऑब्जर्वेशन को देखेंगे। तो जो कॉपर पाउडर है वो अभी ब्लैक कॉपर ऑक्साइड बन गया। ओके, तो कॉपर पाउडर तो ब्राउन था, फिर ये ब्लैक क्यों कैसे हो गया? ओके, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन ऐड हुआ है, कॉपर में ऑक्सीजन ऐड हुआ है एंड कॉपर ऑक्साइड का फॉर्मेशन हुआ है। तो इसका जो रिएक्शन है वो है कॉपर प्लस ऑक्सीजन गिव्स कॉपर ऑक्साइड। ओके, तो यहाँ पे कॉपर में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, ठीक है। तो जब भी ऑक्सीजन ऐड होता है तो ऑक्सीडेशन होता है। ओके, तो अब हम रिडक्शन को समझेंगे। तो जब हम हाइड्रोजन गैस पास करा रहे हैं इस कॉपर ऑक्साइड में तो यहाँ पे जो कॉपर के साथ जो ऑक्सीजन था वो हट जा रहा है। ओके, एंड हाइड्रोजन में जाके ये ऐड हो जा रहा है।
ओके, तो कॉपर यहाँ पे रिड्यूस हो रहा है, पर हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है क्योंकि उसको ऑक्सीजन मिल रहा है। ओके, तो यहाँ पे एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो रहा है। ओके, तो ऐसा रिएक्शन जहाँ पे कि one reactant is getting oxidized and the other is getting reduced is known as redox reaction. ओके, तो ये था ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। अभी और एग्जांपल ये वाला कॉपर वाला ही है कि यहाँ पे इसका रिडक्शन हो रहा है और यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब और कुछ एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि Zn जिंक ऑक्साइड है, ओके, प्लस कार्बन। तो यहाँ पे जिंक का जो ऑक्सीजन है वो हट जा रहा है, यानी कि रिडक्शन हो रहा है, और कार्बन जो है कार्बन के साथ ऑक्सीजन ऐड हो जा रहा है, यानी कि ये ऑक्सीडाइज हो रहा है। ओके, अब ये सेकंड एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे मैग्नीज ऑक्साइड है, तो ये मैग्नीज का जो ऑक्सीजन था वो हट गया, यानी कि ये रिड्यूस हो रहा है। ओके, एंड ये हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, यानी कि ये ऑक्सीडाइज हो रहा है। ओके, सो दिस वाज अबाउट द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। सो एवरीडे लाइफ में हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन को किस तरीके से ऑब्ज़र्व करते हैं, तो करोजन। ओके, तो जो भी आयरन आर्टिकल्स होते हैं वो जब भी नए होते हैं तो बहुत शाइनी होते हैं, पर जैसे ही हम उनको थोड़ी देर के लिए ओपन में छोड़ देते हैं तो उन पे रेडिश ब्राउन कलर का पाउडर आ जाता है। ओके, तो इसको हम रस्टिंग ऑफ आयरन बोलते हैं। ओके, पर और भी दूसरे मेटल्स होते हैं जो कि ख़राब होते हैं इन द सेम मैनर। ओके, तो जैसे कि कॉपर है और सिल्वर है, ये भी मेटल है। अब इनके कलर में चेंज आता है। ओके, जैसे कि कॉपर ग्रीन हो जाता है एंड सिल्वर ब्लैक हो जाता है। ओके, सिल्वर ब्लैक होता है। तो इसमें क्या होता है कि जब भी एक मेटल अटैक किया जाता है बाय सब्सटेंस अराउंड इट, जैसे कि मॉइस्चर या फिर एसिड्स के से अटैक हो जाता है कोई मेटल, तो फिर हम कहते हैं कि वो करोड हो रहा है, एंड इस पूरे प्रोसेस को हम करोजन बोलते हैं। तो जो ब्लैक कोटिंग होता है सिल्वर पे और जो ग्रीन कोटिंग होता है कॉपर पे, वो करोजन का एग्जाम्पल है। करोजन बहुत ज़्यादा डैमेज करता है टू कार बॉडीज़, ब्रिजेस, आयरन रेलिंग, शिप्स, ठीक है, एंड स्पेशली जो ऑब्जेक्ट्स मेटल्स के बने होते हैं उनको बहुत डैमेज कर देता है। एंड करोजन आज के लिए करोजन ऑफ आयरन स्पेशली एक बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम है, और इसका जो भी प्रिवेंशन है वो हम थर्ड चैप्टर में देखेंगे। फिर जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है वो रैंसिडिटी होता है। ठीक है, तो जो भी फैट कंटेनिंग और फूड प्रोडक्ट्स होते हैं वो अगर हम थोड़ी देर तक ऐसे खुले में छोड़ दें तो फिर उसका टेस्ट और स्मेल दोनों चेंज हो जाता है। ओके, तो हम कहते हैं कि जो फैट्स एंड ऑयल्स हैं वो ऑक्सीडाइज हो गए हैं और रैंसिड हो गए हैं। जैसे कि बिस्किट का पैकेट है या चिप्स का पैकेट है, अगर हम उसको खुले में छोड़ दें तो वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं और रैंसिड बन जाते हैं, और उनका स्मेल एंड टेस्ट दोनों चेंज हो जाता है। तो हम इसके लिए एंटीऑक्सीडेंट्स ऐड करते हैं इन फूड्स में जहाँ पे कि फैट्स एंड ऑयल्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो अगर हम इनको एयर टाइट कंटेनर्स में भी रख दें तो फिर भी ऑक्सीडेशन प्रोसेस जो है वो स्लो हो जाता है। एंड चिप मैन्युफैक्चरर्स क्या करते हैं कि एक नाइट्रोजन गैस को डालते हैं, ठीक है, इन द चिप्स के बैग में डालते हैं नाइट्रोजन गैस, सो दैट कि चिप्स ऑक्सीडाइज नहीं हो। ओके, सो इन दिस चैप्टर इतने ही सारे कॉन्सेप्ट्स थे, एंड इसमें जो भी क्वेश्चंस हैं इन टेक्स्ट के और एक्सरसाइज के, वो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस है इस चैप्टर में। सो उसको हम एक सेपरेट वीडियो में करेंगे, and I hope that you got the basics of this chapter. Thank you, and please subscribe to my channel.